जो कि MX टाइप के कंपाउंड्स के लिए था। एक बार फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं फटाफट, फिर उस पर आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने बोला था मेटल जनरली कौन से स्टेट में मिलेंगे बेटा, सॉलिड। सॉलिड में फिर हम इसको देंगे बेटा सब्लिमेशन एनर्जी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर। आने नहीं, किसी को नहीं आने देना, कोई भी बदतमीजी करे बाहर निकाल दो। इसके बाद है ना M+ के बारे में बात कर रहे हैं। M+ गैसियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है भाई। अगली बार से ध्यान रखना, मेरे आने के बाद आओगे तो कोई आने भी नहीं देगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए समय का ध्यान रखें। चलिए X2 की बात करें। X2 कैसा मिलता है, गैसियस। गैसियस के बाद X गैसियस में कन्वर्ट किया था हमने। इसके लिए जो एनर्जी हम लोगों ने दी थी दैट वाज हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसके बाद इसको X- में कन्वर्ट करा था, और इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करा था। कल आपको ये बताया था कि यहां पर जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है वो कैसी होती है बेटा, एंडो। आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, एंडो। बॉन्ड डिसोसिएशन कैसा होगा, एंडो। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये एंडो भी हो सकता है और ये एक्सो भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कौन सी दी हुई है। अभी हम फिलहाल में जो डिस्कशन कर रहे थे वो MX टाइप के कंपाउंड के लिए कर रहे थे, और MX टाइप के कंपाउंड के लिए जब भी हम बात करते हैं तो NaCl टाइप के कंपाउंड के लिए कैसा हो जाता है, एक्सो, ठीक है। फिर हमने बोला था कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो गया है, तो कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन होगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो यहां तक का फ्लो चार्ट कल हम लोगों ने बना लिया था। अब इसका आगे का डिस्कशन स्टार्ट करना है, वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल एनर्जी का चेंज क्या होता है, सेम। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था NaCl के लिए एनसीईआरटी इसको मेंशन करता है, तो Na और Cl है ना, सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन नेचर में गैसियस फॉर्म में मिलता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, NaCl गैसियस का, या सॉरी NaCl सॉलिड का, है ना, 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड। और ये रिएक्शन कराने के लिए आपको यहां पर क्या लेना पड़ा था, हाफ। ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है बेटा, और सिंगल स्टेप में जब आप 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो इसकी जो प्रोसेस का जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा HF। थर्मोडायनेमिक्स आप जब पढ़ते हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात होती है। तो बेटा जब भी 1 मोल किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट से, तो उस एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर ऊपर नॉट लगा दे तो स्टैंडर्ड बन जाएगा, इतना फर्क आ जाता है। अब ये जो हमने NaCl का 1 मोल बनाया है इसको आपने एक स्टेप में रिप्रेजेंट करा है, और यहां पर हम उसी Na और Cl को जब 1 मोल NaCl में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने नंबर ऑफ स्टेप्स दिखाई है। हेस लॉ ये बोलता है कि आप किसी भी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में लिखो चाहे सिंगल स्टेप में लिखो, टोटल एनर्जी का चेंज जो यहां होगा वही टोटल एनर्जी का चेंज यहां भी होगा। तो अब सिंगल स्टेप की जो एनर्जी है उसको तो हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा HF। लेकिन यहां पर जो टोटल एनर्जी का चेंज है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे बताइए यहां पर दो तरह की एनर्जी आपको दिख रही, पहला प्लस, प्लस और प्लस। प्लस का मतलब हो गया एंडो, और माइनस का मतलब हो गया एक्सो। तो पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं अबाउट एनर्जी रिलीज्ड। तो बेटा यहां पर अगर हम एनर्जी रिलीज्ड के बारे में बात करें और एनर्जी एब्सॉर्ब्ड के बारे में बात करें, क्योंकि दो तरह की एनर्जी यहां पर हमको देखने को मिल रही है। रिलीज्ड एनर्जी की अगर बात की जाए तो बेटा रिलीज एनर्जी में कौन आ रहा है, डेल्टा HEG और लैटिस एनर्जी। तो बेटा टोटल रिलीज एनर्जी अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये 500 यूनिट है, मान लो ये 1000 यूनिट है, तो टोटल रिलीज एनर्जी कितनी हो गई, 1500। तो हमने बस साइन नेगेटिव ना लगा के यहाँ लिख दिया रिलीज एनर्जी, ये टोटल रिलीज एनर्जी है। एनर्जी एब्सॉर्ब की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी एब्सॉर्ब की कंडीशन क्या है, ये भी एब्सॉर्ब्ड है, ये भी एब्सॉर्ब्ड है और ये भी एब्सॉर्ब्ड है। तीन तरह की एब्सॉर्ब्ड एनर्जी आपको दिखाई गई है, पहली सब्लिमेशन, दूसरी आयनाइजेशन और तीसरी हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आप देखिए ये टोटल रिलीज एनर्जी है, ये टोटल एब्सॉर्ब्ड एनर्जी है। अगर हम टोटल एनर्जी चेंज की बात करें जो कि हेस लॉ से है ना,
फ्रॉम हेस लॉ हमें ये कंडीशन पता है कि टोटल एनर्जी चेंज अगर सिंगल स्टेप में होता है, जिसको हमने पिछले स्टेप में यहां पर रिप्रेजेंट करा है डेल्टा एच एफ, ये सिंगल स्टेप की एनर्जी है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो टोटल एनर्जी जो है वो इन सब का सम आ जाएगा, जिसमें सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और माइनस क्या आ जाएगा बेटा, लैटिस एनर्जी। ये टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है और ये टोटल एनर्जी रिलीज्ड है। तो क्या करें, मेरे को आना पड़ेगा हर चीज संभालने के लिए। फ्रॉम हेस लॉ है ना, तो हेस लॉ के बारे में बात करें तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो टोटल एनर्जी रिलीज और टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब का सम हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब भी बात करते हैं तो एक बात समझिएगा हम ये बोलते हैं कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ताकि कंपाउंड को क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी। पहले लेक्चर में हमने बात करा था कि दो नेसेसरी कंडीशन है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। पहला, या तो ऑक्टेट का फॉर्मेशन करना चाहता है या फिर एनर्जी रिलीज करना चाहता है। एनर्जी रिलीज करके कोई भी एलिमेंट या आइटम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है और स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है। अगर आप यहां पर देखें तो बेटा एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब, इस पूरे प्रोसेस में दो चीजें हो रही है। लेकिन अगर कोई एटम ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है तो सारी प्रोसेस हो जाने पे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एनर्जी रिलीज होनी ही चाहिए, तभी जाके उसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो मुझे बताइए, अगर हम एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब को देखते हैं और मैंने बोला है कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एनर्जी रिलीज होनी ही चाहिए, इसका मतलब है टोटल रिलीज्ड एनर्जी का जो वैल्यू है वो टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब रिलीज्ड एनर्जी की जो जिम्मेदारी है वो दो चीजों के पास दिख रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक लैटिस एनर्जी। मैंने कल आपको बोला भी था कि ये साइन कभी कभार पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बेटा कई बार ऐसी कंडीशंस आएंगी कि रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा रखने की जिम्मेदारी केवल एक चीज के पास आ जाएगी और वो कौन होगा, लैटिस एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, शुरुआत में आपने कितनी भी आई दी हो, शुरुआत में आपने कितना भी ईए दिया हो, बाई चांस देना पड़ा हो तो ईए दिया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो इन सब एनर्जी से ज्यादा होता है, और तभी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अगर आप इसको यहां पर अप्लाई करें तो मुझे बताइए, रिलीज एनर्जी का वैल्यू क्या है, ज्यादा, और एब्सॉर्ब्ड एनर्जी का वैल्यू क्या है, कम। इसका मतलब है ये एब्सॉर्ब्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलीज्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच एफ का वैल्यू, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो क्या नेगेटिव आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और ये नेगेटिव इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रोसेस कैसा होने वाला है, एक्सोथर्मिक। नोट करिए इस प्रोसेस को। तो ये हेस लॉ की कंडीशन है कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन कराइए चाहे मल्टीपल स्टेप में कराइए, टोटल एनर्जी चेंज सेम होगा, और हमेशा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो एनर्जी रिलीज होनी ही है। फ्लो चार्ट वापस से मत बना लेना, कल बना लिया था ना, सुबह सुबह पता नहीं चलता, नींद में पता चला, वापस बना लो, है ना। चले, है ना। अब यहां पर इस पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। कल मैंने आपको बोला था ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन है, ये कई बार कैसा हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है। बताइए मुझे, ये पॉजिटिव कब होगा,
पहली बात, जब यहां पर या तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो रही है और ये ग्रुप 18 ग्रुप 2 या नाइट्रोजन हो, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और या फिर यहां पर आप मोनो नेगेटिव के बदले पॉली नेगेटिव एनायन बना रहे होंगे, तब भी ये साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एच एफ नेगेटिव होना है और ये साइन भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ये बोलेंगे कि भाई कौन सा ऐसा स्पीशीज है जहां पर डेल्टा एच एफ नेगेटिव तो है, लेकिन वो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ लैटिस एनर्जी की वजह से। अगर सिर्फ लैटिस एनर्जी की वजह से नेगेटिव होना है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या फिर किसका फॉर्मेशन होगा? पॉली नेगेटिव एनायन का। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखेगा। इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड the enthalpy of formation is, the enthalpy of formation is negative, the enthalpy of formation is negative, but only due to lattice energy, but only due to lattice energy, but only due to lattice energy। पहला ऑप्शन लिखें NaCl, दूसरा ऑप्शन लिखें Na2O, तीसरा ऑप्शन लिखें AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, चौथा लिखें बोथ 2 and 3। अब इसको पहचानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एनायन को देख लीजिए, केवल वहीं से पता चलेगा। और एनायन में अगर आप देखेंगे तो जो सोडियम ऑक्साइड है वहां पर भी O पे -2 है, मतलब वो पॉली नेगेटिव एनायन है। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड में जो नाइट्राइड है वहां पर N3- है, वो भी पॉली नेगेटिव है। कभी भी पॉली नेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन होगा तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और ये साइन पॉजिटिव होने का मतलब है कि उस केस में डेल्टा एच एफ नेगेटिव केवल और केवल किसकी वजह से होगा? लैटिस एनर्जी की वजह से। तो करेक्ट आंसर इज बोथ 2 and 3। चलिए, अब यहां पर बॉर्न हेबर साइकिल की इस कंडीशन को समझने के बाद एक चाहे तो बॉर्न हेबर साइकिल में एक नोट भी बना के लिख लो, है ना। वैसे तो बॉर्न हेबर साइकिल, इधर देखिएगा, वैसे तो बॉर्न हेबर साइकिल में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वैसे तो मैंने कल बताया था आपको कि इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर ले। तो बेटा आपको क्या है? डेल्टा एच एफ, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, इस पूरी इक्वेशन में 6 टाइप की एनर्जी दे रखी है। अब होगा क्या, एग्जाम में इन 6 में से कोई भी 5 की वैल्यू आपको दे देगा और कोई भी छठे की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करने को बोल देगा। तो आपको इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है, और उसके बाद वैल्यूज क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है ना। एक नोट बना के लिख लेना, बॉर्न हेबर साइकिल इज मेनली यूज्ड, बॉर्न हेबर साइकिल इज मेनली यूज्ड टू कैलकुलेट lattice energy, Born Haber cycle is mainly used to calculate lattice energy, Born Haber cycle is mainly used to calculate lattice energy। तो बॉर्न हेबर साइकिल की मदद से हम लोग मेनली किसका कैलकुलेशन करते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी का। क्योंकि बाकी ये जितनी वैल्यूज यहां लिखी ना, सब्लिमेशन, आयनेशन, इनको चेक करने के लिए तो और भी पैरामीटर्स या फैक्टर्स होते हैं, पर कभी भी हमको लैटिस एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना हो तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए ही किसका फॉर्मेशन किया गया है? बॉर्न हेबर साइकिल का। डायरेक्टली आप लैटिस एनर्जी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बॉर्न हेबर साइकिल की मदद से कैलकुलेशन होता है। अगली हेडिंग डालिएगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। अब देखिए, आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो यहां पर नाम में दो चीजें हैं, पहला है आइसो और दूसरा है मॉर्फिज्म या मॉर्फस बोल देते हैं। आइसो का मतलब आई होप सबको पता ही है, सेम, और मॉर्फस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। और जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको लैटिस स्ट्रक्चर बोला जाता है या क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो कभी भी अगर दो आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है कि वो दोनों आपस में क्या है? आइसोमॉर्फस। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। पहली बात यहां पर समझने लायक ये है कि किन्हीं भी दो आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, ये एक्चुअल में उनके लैटिस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखकर पता चलता है। और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में हल्का फुल्का आप पढ़ा करते थे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। सॉलिड स्टेट चैप्टर की अगर आपको छोटी मोटी बातें याद हो
तो वहां पर आप एससी, बीसीसी, एफसीसी इस तरह से अरेंजमेंट पढ़ते थे। उसके अलावा वहां पर आप पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते थे कि भाई किसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो वहां से हमें पता चलता है कि किस आयनिक कंपाउंड का लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर आपको डायरेक्टली कोई दो आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि इनका लैटिस स्ट्रक्चर कंपेयर कर लो कि सेम है या नहीं है, तो हमारे बस की बात ऐसे नहीं है। हमको उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना होता है। और इवन सॉलिड स्टेट में आपको दो चार ही टाइप के एग्जांपल बताए जाते हैं, जैसे रॉक सॉल्ट, वुडजाइट, ब्लेंड, एंटी ब्लेंड, इस तरह के स्ट्रक्चर दिए होते थे ना सिलेबस में, अब तो हटा दिया खैर। तो कभी भी दो आयनिक कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन आ गया कि ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं या नहीं है, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम रियलिटी में जैसे चेक करते हैं वैसे चेक यहां नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने वो स्ट्रक्चर होगा नहीं। तो हम लोग उसको जुगाड़ से चेक करेंगे। और दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसके ऊपर, और वो दो तरह के क्वेश्चन क्या क्या होंगे आइए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिएगा। व्हेन टू आयनिक कंपाउंड्स व्हेन टू आयनिक कंपाउंड्स हैव when two ionic compounds have same when two ionic compounds have same crystal lattice structure when two ionic compounds have same crystal lattice structure, then they are said to be isomorphous then they are said to be isomorphous and the phenomenon is known as isomorphism and the phenomena is known as isomorphism। तो देखो यहां पर हमने ये बोला कि कभी भी दो आयनिक कंपाउंड का अगर लैटिस स्ट्रक्चर सेम है तो उन दोनों को आपस में क्या बोला जाएगा, आइसोमॉर्फस, और फिनोमिना को क्या बोला जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन अब लैटिस स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है ये कैसे चेक करना है, तो मैंने बोला उसको हम लोग जुगाड़ से चेक करेंगे। दो कंडीशंस पढ़नी होती है हमें। केस नंबर 1, हेडिंग डालिएगा, लिखना स्टार्ट करिएगा। केस नंबर 1 पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है या पहला तरीका जो हो सकता है चेक करने का, उस पर बात कर रहे हैं। लिखिएगा, when two ionic compounds have equal number of total ions and also have equal number of electrons in cation मतलब cation dash cation, equal number of electrons in cation and also equal number of electrons in anion equal number of electrons in cation and also equal number of electrons in anion। क्या मतलब हो गया इसका, ध्यान सुनिएगा। दो आयनिक कंपाउंड है और दो आयनिक कंपाउंड, मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया NaCl और MgS और बोला गया कि चेक करिए कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फस है भी या नहीं है। तो कैसे चेक करना होता है, ध्यान सुनिएगा। आपको दो आयनिक कंपाउंड अगर चेक करना है कि आइसोमॉर्फस है या नहीं है, तो पहली चीज आपको इनको ब्रेक करके देखना है कि इनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स है वो बराबर है या नहीं है। दूसरी बात, दोनों के केटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं है। और तीसरा, दोनों के एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं है। जब ये तीनों बातें सेम हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि वो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फस। लेकिन तीन में से अगर कोई एक भी सेम नहीं हुआ तो फिर वो आइसोमॉर्फस नहीं कहलाएगा। जैसे आइए चेक करते हैं। मुझे बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड। कल भी मैंने आपको बोला था, आज भी बोल रहा हूं, आयनिक कंपाउंड जब भी आएगा तो नाम से सॉल्व करना होता है। तो आइए इसके आयंस को यहां पर लिख रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और मैग्नीशियम सल्फाइड मतलब Mg2+ और S2-। अब मुझे बताइए सोडियम क्लोराइड में कितने केटायन है बेटा, एक, और कितना एनायन है, एक। यहां पर अब मुझे नंबर ऑफ आयंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयन देखना है। तो बेटा अगर मैं नंबर ऑफ आयंस की बात करूं तो इसमें एक केटायन है और एक एनायन। और इसमें कितने केटायन है, दो है, एक है, अरे दो लिखा तो है, वो चार्ज है ना, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम कितना है, एक ही है, और सल्फाइड भी कितना है, एक ही है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहां पर भी 1 + 1 कितने, 2, और यहां पर भी टोटल नंबर आयन कितने, 2। अगर
किन्हीं दो आयनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आयन क्या हो गए सेम। अब ये टोटल नंबर ऑफ आयन सेम ऐसे भी हो सकते थे कि मान लो यहाँ 1+2 होता और यहाँ 2+1 होता, पर टोटल नंबर ऑफ आयन सेम होने चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन फुलफिल्ड। अगर नंबर ऑफ आयन सेम है तो फिर आप कैटायंस को चेक करेंगे बेटा। जब कैटायंस को चेक किया तो बताइए यहाँ का कैटायन कौन है, Na+। ध्यान रखना Na मत लिख लेना, कैटायन चेक करना है, एटम चेक नहीं करना है। और यहाँ का कैटायन कौन है बेटा, Mg2+। तो कैटायन और कैटायन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं आपको। मुझे बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। क्या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयन सेम है, यस। क्या कैटायन कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, यस। अब चेक करिए एनायन को। एनायन की अगर हम लोग बात करें तो इसका एनायन कौन है बेटा, क्लोराइड, और इसका एनायन कौन है बेटा, सल्फाइड। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 और इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। अगर किसी आयनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आयन सेम हो, साथ साथ कैटायन कैटायन के इलेक्ट्रॉन सेम हो, साथ ही साथ एनायन एनायन के इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो उन्हें कहा जाएगा कि वो दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फस। तो यहां पर हम लिख रहे हैं दे आर आइसोमॉर्फस। ये तरीका होता है चेक करने का। सेकंड आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। कंपाउंड देखिएगा, सपोज आपको बोला गया NaNO3 और MgCO3 एग्जाम में दिया गया और बोला गया चेक करिए कि आइसोमॉर्फस है या नहीं है। सबसे पहली बात, इस कंपाउंड का नाम बताइए क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम मैग्नीशियम कार्बोनेट। बताइए इसको आयंस में ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा सोडियम, और नाइट्रेट आयन होता है NO3-। और मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें तो बेटा मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+, और कार्बोनेट आयन होता है CO3-। कल मैंने आपको एक बात बोला था कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जहां पर पॉली एटॉमिक आयन होता है वो आयनिक होते हैं या कोवेलेंट होता है, आयनिक, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आयंस पे आ जाते हैं, है ना। ये नंबर ऑफ आयंस लिख देता हूं यहाँ पर, टोटल तो अपन निकाल ही रहे, तो नंबर ऑफ आयंस। मुझे बताइए यहाँ पर कितना सोडियम आयन है, एक, और नाइट्रेट भी कितना है, एक, है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है और कार्बोनेट भी एक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। तो पहली सिचुएशन या पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। इसके बाद हमें देखना है कैटायन कैटायन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे बताइए इसका कैटायन कौन है बेटा, Na+, इसका कैटायन कौन है बेटा, Mg2+। कैटायन कैटायन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए तो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आयन तो सेम है, साथ में कैटायन कैटायन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अब चेक करेंगे एनायंस को। तो बेटा एनायन को चेक करें तो इसका एनायन कौन है, नाइट्रेट आयन, और इसका एनायन कौन है बेटा, कार्बोनेट आयन। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो एक बात समझो, 3-3 ऑक्सीजन तो दोनों ही जगह है। नाइट्रोजन पे माइनस मान लो तो नाइट्रोजन में 7 और 1 8, कार्बन पे 2 माइनस मान लो तो 6 और 2 8। तो कहानी सेम है। यहां पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 32, और यहां पर भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 32, मतलब यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम। तो इसका मतलब है अगर तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई है तो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स को आपस में क्या बोल दिया जाएगा कि वो आइसोमॉर्फस है। नोट डाउन करिए इसे।
कल टेलीग्राम पे वो एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल के एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल डाल दिए थे मैंने, है ना। तो जिन्होंने सॉल्व कर रखे हो ठीक है, नहीं कर रखे हो तो एक बार देख लेना, तुमने घर पे भी एनसीईआरटी उठा के सॉल्व एग्जांपल जरूर एक बार देख लेना। बाकी एक्सरसाइज में भी जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे वो भी मैंने पोस्ट कर दिए, तो उस पर तो देख लेना ना। एनसीईआरटी सॉल्व होनी जरूरी है, और एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व होना जरूरी है। तो अभी एनसीईआरटी डाला है, आज या कल में मैं एग्जाम्पलर भी डाल दूंगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहे ना, क्वेश्चन करते रहेंगे तो चैप्टर अपने टच में रहेगा, भूलेंगे नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने बात करी बेटा केस 1 के बारे में। केस 1 कौन सा आ गया कि जब दो आयनिक कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ आयन सेम हो, कैटायन के इलेक्ट्रॉन बराबर हो, एनायन के इलेक्ट्रॉन बराबर हो, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। लेकिन एक कंडीशन चेक करिएगा, अभी हम लोग केस नंबर 2 पे जाने वाले हैं, बट केस नंबर 2 में हम उन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप इसको देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आई होप सब समझते हैं, जहां पर भी कंपाउंड में डॉट H2O टाइप की चीज आ जाती है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बताइए इनमें किसी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो अगर आपको एग्जाम में आइसोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको दो तरह से कब चेक करेंगे, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कंपाउंड में तो सेकंड वाला केस लगा दीजिएगा, और अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो केस नंबर 1 से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सेकंड नंबर के केस पर। केस नंबर 2 लिखना स्टार्ट करिएगा। if two ionic compounds have if two ionic compounds have same general formula, if two ionic compounds have same general formula and also equal number of and also equal number of water of crystallization and also equal number of water of crystallization, then they are said to be isomorphous. Then they are said to be isomorphous. इसका मतलब ये हो गया कि दो आयनिक कंपाउंड का अगर जनरल फॉर्मूला सेम है और साथ ही साथ उनके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी बराबर हो, तो हम क्या कह देंगे कि वो आइसोमॉर्फस है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक बात कंप्लीट नहीं हो पाई और सेम नहीं हो पाई तो हम बोल देंगे कि वो आइसोमॉर्फस नहीं है। जैसे चार एग्जांपल अभी आपके सामने लिखे हुए, ध्यान से सुनिएगा इन कैटेगरी को। यहां पर ये जो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं ये विट्रियोल्स के बारे में है ना। हम लोगों को दो तरह के कंपाउंड्स यहां पर पढ़ने, पहला विट्रियोल और दूसरा एलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। यहां पर देखिएगा MgSO4.7H2। तो बेटा ये जो कंपाउंड है ना, इनके नाम हमें याद होने चाहिए। इसका नाम क्या होता है बेटा, एप्सम सॉल्ट, पहली बात। अब इसमें क्या है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, अब याद है तो याद है, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं, आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा अपने को, है ना। या फिर MgSO4.7H2O बोल दिया और बोला इसका नाम क्या है, तो अपने को याद होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट। तो ये नाम और फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है। FeSO4.7H2O को ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये जो आयरन प्लस 2 इसका कलर आगे जाके हम डी ब्लॉक में भी देखेंगे, ग्रीन कलर आता है, ग्रीनिश कलर आता है। ZnSO4.7H2O को व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है क्योंकि जिंक प्लस 2 कलरलेस होता है, कलरलेस को ही व्हाइट बोल रहे हैं यहाँ पर। और CuSO4, मेरे हिसाब से ये तो हर कोई जानता है, CuSO4.5H2 को क्या बोला जाता है बेटा, ब्लू विट्रियोल। अब आप देखिए यहां पर चार कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं और इन चारों कंपाउंड के नाम या फॉर्मूले दोनों हमें याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है तो कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, याद होना ही चाहिए। या फिर CuSO4.5H2O का नाम क्या है तो हमें याद होना ही चाहिए, पहली बात। तो ये तो इसके ऊपर फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो नाम देकर फॉर्मूला पूछ सकता है या फॉर्मूला देकर नाम पूछ सकता है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। ध्यान से देखिएगा बेटा, आइसोमॉर्फिज्म में हमने बोला कि जब भी दो कंपाउंड के, है ना, यहां पर देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो केस नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। जब भी दो कंपाउंड के, यहाँ चार दिए हो, किन्हीं भी दो कंपाउंड का अगर जनरल फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला कहने से हमारा मतलब क्या है, ध्यान सुनना। इस कंपाउंड को देखिए, मैग्नीशियम मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल। आयरन, जिंक, कॉपर सब मेटल है। और ये मेटल का क्या बन रहा है, सल्फेट, मेटल का सल्फेट, मेटल का सल्फेट, मेटल का सल्फेट। अच्छा, मेटल को जनरलाइज करने के लिए मैं M लिखना चाहता हूं, तो मुझे बताइए कितना मैग्नीशियम है, एक ही तो है, तो क्या मैं इसे MSO4 बोल सकता हूं बेटा, यस। कितना आयरन है, एक ही तो है, MSO4 बोल देंगे, ये भी MSO4, ये भी MSO4।
क्या इन सब का जनरल फॉर्मूला MsO4 टाइप से लिखा जा सकता है बेटा? यस। मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया जाता है Na2SO4, तो ये MsO4 होता है या M2SO4 होता है? M2SO। अब मान लो यहां पर M2SO4 होता तो उसका जनरल फॉर्मूला बाकियों से मैच नहीं होता, और अगर जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है तो फिर वो आइसोमॉर्फिज्म की कैटेगरी में नहीं आता। पर अभी इन सबका जनरल फॉर्मूला तो सेम है। जनरल फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बराबर होने चाहिए। यहां कितने वाटर है? 7। यहां कितने? 7। यहां कितने? 7। तो ऊपर वाले तीनों के लिए तो हम बोल सकते हैं कि उन तीनों का ही जनरल फॉर्मूला और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा है, लेकिन लास्ट वाले की कंडीशन अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो बाकियों से मैच हो रहा है MsO4, लेकिन नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों की कहानी क्या है, तो हम बोल देंगे ये तीनों तो आपस में आइसोमॉर्फस है, क्योंकि इन सबका जनरल फॉर्मूला MsO4.7H2O को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो CuSO4.5H2O है ये उनके साथ आइसोमॉर्फस नहीं है। इट इज नॉट आइसोमॉर्फस, है ना। इन तीनों से बात कर रहे हैं कि इन तीनों के मुकाबले ये इनके आइसोमॉर्फस नहीं होगा। अब देखो एक बात सुनना, अभी ये तो अपन ने फॉर्मूले से देख लिया, फॉर्मूले से तो बहुत आसानी से आपको दिख गया कि भैया कौन आइसोमॉर्फस है कौन नहीं है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फस, 4 ऑप्शन दिए, खटाक से अपन ने टिक करा CuSO4.5H2। ये सिंपल था। अब एग्जाम में क्या करेगा कि भैया ये फॉर्मूले ना देके नाम दे देगा। अब पहली बात तो नाम दे दिया तो क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले अगर याद होंगे तभी सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, जब नाम देगा तो एक गलती होने का चांस यहां पर रहेगा, वो ये है कि अपने को बचपन से सिखाया जाता ऑड वन आउट, है ना। 3 ट्राइंगल 1 स्क्वायर है, उसको बाहर कर दो, खत्म। आप जब यहां ऑड वन आउट करोगे ना, 3 के नाम में क्या है? विट्रियोल, और 1 के नाम में क्या है? अब आपको बोलेगा विच इज नॉट आइसोमॉर्फस, 3 जगह तो ऑप्शन में विट्रियोल दिख रहा होगा, 1 जगह सॉल्ट दिख रहा होगा, तो अंदर से अंतरात्मा बोलेगी सॉल्ट वाला ही आंसर है, क्योंकि बाकी 3 जगह विट्रियोल दिख रहा है। तो ध्यान रखना, इस चक्कर में मत पड़ जाना कि आप सॉल्ट को आइसोमॉर्फस ना मान ले। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ब्लू विट्रियोल आइसोमॉर्फस नहीं होता है, तो नाम में ये गड़बड़ी करवा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। नोट करिए, इसे आगे बात करते हैं। ये जो ब्लू व्हाइट या ग्रीन कलर लिखे हुए हैं, कलर भी याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि आगे जाके टी ब्लॉक में आने वाले हैं कि भैया जिंक+2 कलरलेस होता है, Fe+2 ग्रीन होता है, कॉपर+2 का कलर ब्लूइश होगा, तो ये यूज में भी आएगा। चलिए ना, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फस विद द अदर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फस विद द अदर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फस विद अदर्स, है ना। पहला ऑप्शन लिखें ब्लू विट्रियोल, दूसरा लिखें ग्रीन विट्रियोल, तीसरा लिखें व्हाइट विट्रियोल, चौथा लिखें एप्सम सॉल्ट। अभी ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया कि भाई इसमें सॉल्ट को टिक नहीं करना है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ब्लू विट्रियोल। तो या तो अपने को फॉर्मूले याद हो, नहीं याद है तो कम से कम ये पॉइंट जो अभी बताया गया है उसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं देखेंगे भाई 3 विट्रियोल और 1 सॉल्ट दिख रहा है तो सॉल्ट को टिक करके आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, कभी मान लीजिए ब्लू विट्रियोल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी चर्चा कर भी लेते हैं। लेबोरेटरी में अगर आप गए हो तो ब्लू विट्रियोल कितनों ने देखा है? एक्सपेरिमेंट होता है 11वीं 12वीं में, दिखाया जाता है कम से कम एक बार। अब लैब नहीं गए तो बात अलग है, बाकी एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में, देखा इसको। ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। इसको, ये बेहतरीन पॉइजनस होता है, जहरीला होता है ये। तो इसको कभी भी अगर आपने छुआ हो तो उसके बाद बोला जाता है लैब में कि, वैसे तो लैब में तो हर केमिकल के बाद ही बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन ये होता है कुछ भी छुआ है लैब में तो हाथ धो ले बाद में। तो इसको कभी भी जीवन में भी कभी ये देखने को मिल जाए, कोई बोले ब्लू विट्रियल देख लो, अपन बढ़िया ले ले ले, ले मेरे ब्लू विट्रियल देख ले,
तो ब्लू विट्रियोल देखने के बाद हाथ जरूर धो लें, क्योंकि ये कैसा होता है, पॉइजनस। इसलिए बताया कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है। मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विट्रियोल इज पॉइजनस इन नेचर। अब पता है तो पता है, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, जनरल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो ब्लू विट्रियोल के बारे में लिख लेना, जहरीला होता है ना, इट इज पॉइजनस, इट इज पॉइजनस। कभी भी पूछे कौन सा विट्रियोल पॉइजनस होता है, तो ब्लू विट्रियोल इज पॉइजनस, है ना। तो एक प्रॉपर्टी है बेसिक जो पता होनी चाहिए। चलिए ना, अभी हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पे बात कर रहे हैं और सेकेंड टाइप का केस चल रहा था जहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो उसका एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड हम लोगों ने देखा जिसका नाम क्या बोला, विट्रियोल। दूसरी कैटेगरी पे आ रहे हैं और दूसरी कैटेगरी का नाम क्या है, एलम। आइए एलम के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला अभी आपके सामने लिखा है, इसको नोट डाउन करिए पहले, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एलम में कम से कम एक नाम हम लोगों ने सुना होता है, पोटैश एलम, है ना। तो आइए उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। चलिए ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एलम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया बेटा, और इस फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला क्या लिखा गया है, M2SO4 डॉट M स्टार 2 या M-2 बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये मेटल और ये मेटल आपस में अलग अलग है ना। तो रिप्रेजेंटेशन में एक को M लिख दिया, एक को M स्टार लिख दिया हम लोगों ने। कंडीशन देखिएगा, पहला वाला जो मेटल है वो कैसा है बेटा, मोनोवेलेंट कैटायन है। और दूसरा वाला जो मेटल है वो कैसा है बेटा, ट्राइवेलेंट कैटायन। अब हमें कैसे पता चला कि ये मोनोवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है? तो बेटा जूनियर क्लासेस में फॉर्मूला बनाना हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए किसी मेटल के ऊपर पहला वाला जो मेटल है उस पर M+ चार्ज है और हम उसका सल्फेट बना रहे हैं, तो बेटा सल्फेट पे क्या होता है, 2-। तो आप 9th क्लास में ऐसा सीखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला बनाते हो। तो बेटा पहला वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M2, वो 2 इधर आ जाएगा और SO4 के साथ 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो M2SO4 कहने का मतलब जो मेटल है उसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +1। और दूसरा, अगर इस मेटल पे +3 है और सल्फेट पे कितना होता है, -2, तो उसका 2 इधर गया और इसका 3 इधर गया। तो बेटा दूसरा वाला जो मेटल है वो ट्राइवेलेंट है। तो पहली बात यहां पर ये हमने देखी कि भाई जो दो मेटल आपको दे रखे हैं दोनों मेटल सेम नहीं है, दोनों मेटल अलग अलग है। पहला वाला मोनोवेलेंट कैटायन और दूसरा वाला ट्राइवेलेंट कैटायन। आगे सुनिएगा, मोनोवेलेंट के एग्जांपल ग्रुप 1 जो होता है ना, हेलिना की रब से फरियाद, उसमें आप जानते हैं +1 चार्ज आता है। ट्राइवेलेंट के अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, आयरन, क्रोमियम +3, ये भी सब क्या होते हैं बेटा, ट्राइवेलेंट कैटायन होते हैं। इस तरह के इनके आयंस मिलते हैं। अब आगे का पॉइंट सुनिए, एलम के बारे में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है कि एलम के अंदर आपको क्या दिखने को मिल रहा है बेटा, .24H2O। एक वर्ड हम लोग, एक टर्म हम लोग यूज करेंगे आगे जाके भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, दैट इज डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या है, तो एलम इज अ डबल सॉल्ट। 12वीं के प्रैक्टिकल अगर दिए हैं तो ये फॉर्मूला पूछता है, पोटेश एलम का फॉर्मूला बता दो, वाई वाले ने जो आता है ये पूछता है, पहली बात तो है ना, आता है एक ही चीज पूछता ही है ना। एलम फिक्स है क्वेश्चन, पोटेश एलम का फॉर्मूला बता दो, है ना। अब एलम के बारे में क्यों बात करता है, एलम पूछता है, मोहर सॉल्ट पूछता है, दो चीजें है ना। हाँ, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, इतना ही पूछता है, इतना भी याद नहीं होता उस समय पे, ठीक है, बात अलग है। पूछता उसमें कितने वाटर है, उसमें कितने वाटर है, ऐसे पूछता रहता है बस, ठीक है। सुने,
एलम में बात करें तो एलम का जो फॉर्मूला है दैट इज M2SO4 डॉट M-2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। ध्यान सुनना, डॉट वाले जो कंपाउंड है इसमें इसको देखें तो बेटा कैटायन और एनायन का जो कॉम्बो होता है ना उसको बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब हम लोग कहने को तो ऐसा बोल सकते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन सॉल्ट को जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं तो सॉल्ट को जब आप डिफाइन करते हैं तो कैटायन और एनायन का जो कॉम्बो होता है ना, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस एनायनिक हाइड्रोलाइसिस आप पढ़ते हैं, कैटायन एनायन के कॉम्बो को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो यहाँ ये कैटायन है, ये एनायन है, ये एक सॉल्ट हो गया। यहाँ पर ये कैटायन है, ये एनायन है, ये एक सॉल्ट हो गया। इसको सॉल्ट मत गिनना, ये वाटर है ना, तो इसको अलग भूल जाए, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ऐसा कंपाउंड जो दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है उस सॉल्ट को क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट। इसके बारे में डिटेल में फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरा लेक्चर देखेंगे हम लोग। खैर, ये डबल सॉल्ट है। अब पहली बात ये हुई कि एलम इज अ डबल सॉल्ट, पहला पॉइंट ये देखा, अभी लिखाया जाएगा। दूसरी बात, एलम के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 24। फॉर्मूला देखने में ऐसा लगता है कि ये जो 24 वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये ऐसे अलग थलग पड़े हुए हैं, लेकिन इन वाटर मॉलिक्यूल को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब जब आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में रहता है ना, तो उस क्रिस्टल को बनाने में इनका रोल होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये उस क्रिस्टल का हिस्सा होते हैं, ऐसे अलग थलग नहीं पड़े होते कहीं पे। तो लिखते वक्त ऐसा लिखा जाता है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। अब पॉइंट ये आता है कि बेटा ये 24 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर क्रिस्टल में किस तरह से जुड़े हुए हैं उसको हमको समझना होता है। तो एक्चुअल में जितने भी मोनोवैलेंट कैटायन है या जितने भी ट्राइवैलेंट कैटायन है, वाटर एक्चुअल में इन कैटायंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। वाटर इज एसोसिएटेड विद द कैटायंस। मुझे बताइए, मोनोवैलेंट कैटायन कितने हैं? 2। और ट्राइवैलेंट कैटायन भी कितने हैं? 2। तो टोटल कैटायन कितने हो गए? 2 और 2 4। 2 मोनोवैलेंट है, 2 ट्राइवैलेंट है, तो टोटल 4 कैटायन है। और इन 4 कैटायन के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? 24। तो अगर मैं उसको इक्वली डिवाइड कर दूं तो एक कैटायन के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 6। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि वाटर एक लिगैंड की तरह काम कर सकता है। तो वाटर लिगैंड की तरह काम करेगा और ये मेटल जो है वो सेंट्रल मेटल की तरह काम करेंगे। तो बेटा ये अपना लोन पेयर इनके वेकेंट ऑर्बिटल में देके इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली ये देखने के लिए ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ वाटर इन मेटल के साथ जुड़कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है। और एक मेटल के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होंगे बेटा? 6। अब सुनिए, हर मेटल के साथ अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है या कोऑर्डिनेटेड है, तो बेटा जो M+ वाला, सुनना ध्यान से, जो M+ वाला कैटायन है मोनोवेलेंट, उसके साथ भी 6 वाटर जुड़े होंगे। ऐसा उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन जाएगा, आगे कोऑर्डिनेशन में पढ़ना इस तरह की चीजें। और जो ट्राइवेलेंट वाला कैटायन है, उस भी कैटायन के साथ भी कितना वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है? 6। तो बेटा ये मोनोवेलेंट का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में अंदर ऐसा है और ट्राइवेलेंट का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में ऐसा है, और 2 मोनोवेलेंट है और 2 ट्राइवेलेंट है। और ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग बोल देते हैं कि ये मेटल का हाइड्रेटेड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? हाइड्रेट। हाइड्रेटेड कहने का मतलब किसी आयन को पानी ने घेर लिया। तो हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी ये बातें आएंगी। तो दीज रिप्रेजेंट द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द गिवन मेटल आयन। इसका मतलब एलम बनाने के लिए जिन मेटल आयन को आप ले रहे हो ना, उन मेटल आयन के आजू बाजू में कितने वाटर मॉलिक्यूल आने चाहिए? 6। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान से सुनना, लिथियम जो है ना, ये लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकेंड। सेकेंड पीरियड 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। कार्बन के बारे में आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, टेट्रावेलेंसी है ना। सेकेंड पीरियड के पास केवल S और P होता है। S में होता है 1 डब्बा, P में होते हैं 3 डब्बे, टोटल डब्बे 4। अगर वाटर मॉलिक्यूल इन चारों से बॉन्ड बना ले तो भी मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगा? 4। जबकि एलम बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? 6। लिथियम के साथ कभी भी 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते। लिथियम देखने को तो मोनोवेलेंट है, लेकिन लिथियम कभी भी एलम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लिथियम 6 वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। कितने वाटर के साथ बना सकता? केवल 4। बाकी सब एलम बना सकते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एसपी के अलावा इनके पास वेकेंट डी भी होते हैं। तो ये सब इस तरह का एलम बना सकते हैं। पहले एक काम करें, फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, कुछ पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं जो अभी आपको बताएं, फिर उस पर और डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन एलम
each metal ion in alum, each metal ion is surrounded by, in alum each metal ion is surrounded by 6 water molecules. In alum each metal ion is surrounded by 6 water molecules. दूसरा पॉइंट लिखें, Li प्लस, लिथियम के बारे में बात करें, Li प्लस does not participate in alum formation. Li plus does not participate in alum formation. अगला पॉइंट लिखें, in alum metal ion exist as, in alum metal ion exist as, ये देखो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन लिख लेना कि भैया मोनोवेलेंट आयन इस तरह से एग्जिस्ट करेगा और ट्राइवेलेंट आयन इस तरह से एग्जिस्ट करेगा. वाटर वाला जो बॉक्स बनाया अपन ने ये लिख लिया. In alum metal ion exist as MH2O6 plus 1, MH2O6 plus 3. चलिए यार, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन बेटा हमने लिखा, इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, उस पर डिस्कशन करेंगे. पहले समझा दे रहा हूं, ध्यान सुना. मैंने बोला एलम कैसा सॉल्ट है बेटा, सिंगल सॉल्ट है या डबल सॉल्ट है? डबल सॉल्ट. अब ध्यान सुनना, डबल सॉल्ट तो ये है, और साथ ही साथ सिलेबस में आगे जाकर आप इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नाम की चीज पढ़ते हैं. सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में आप पढ़ते हैं SASB, SAWB, WASB, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं. तो उस तरह पे पॉइंट पे आ रहे हैं. एलम एक डबल सॉल्ट है. जब आप एलम को पानी में मिलाएंगे तो एलम का क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो उस एक्वस सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलम का जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है, ये पूछा जाता है. अब वो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, वो सारी चीजें इस पे निर्भर करती कि जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है या किस तरह की चीज है. यहां पर कितने सॉल्ट हैं? 2. आइए पहले सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो पहला सॉल्ट कौन सा आ रहा है बेटा? M2SO4. और दूसरा सॉल्ट कौन सा आ रहा है बेटा? M-2SO4 थ्राइस. मुझे बताइए, सॉल्ट के फॉर्मेशन में कैटायन जो आता है वो मेटल से आता है या बेस से आता है, और एनायन जो आता है वो एसिड से आता है ना. एक्चुअल में एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बना. तो मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं Na2SO4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? NaOH के साथ किसने रिएक्शन करा होगा? H2SO4 ने. तो Na2SO4 बन गया और वाटर जो है वो रिलीज हो गया. तो ध्यान से सुनना, किसी भी सॉल्ट का जो कैटायन आता है वो बेस से आता है, और किसी भी सॉल्ट का जो एनायन आता है वो एसिड से आता है. ठीक, अब सुनते जाइएगा, इसी के ऊपर फोकस रखिए. मुझे बताइए, यहां पर जो कैटायन है वो तो अपन चेंज कर सकते हैं. अगर मैं NaOH दे दूं, KOH दे दूं, RbOH दे दूं, NaOH, KOH, RbOH, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब यहां पर इस टाइप का जो बेस आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेसिक होते हैं. याद करिए, हमने हाइड्राइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का एसिडिक बेसिक नेचर पढ़ा था. बेटा ये जो एलिमेंट्स है ये मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल. और इनका मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक बढ़ता है, इनका मेटालिक बहुत ज्यादा है. जिसका मेटालिक नेचर ज्यादा उसके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर भी ज्यादा. तो ये खूब खतरनाक बेसिक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है. और ये कहां से आया? H2SO4. मेरे हिसाब से इतना सबको पता है कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो बेटा ये वाला जो सॉल्ट है ना, इट इज अ कॉम्बो ऑफ SaSb, है ना. SaSb इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. बेटा दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा. खत्म बात. इधर आइए, यहां पर आइए. अगेन सल्फेट जो मिला है वो कहां से मिला है? स्ट्रॉन्ग एसिड. लेकिन ये जो है ना, इनमें से किसी के भी हाइड्रोक्साइड जब आप पढ़ेंगे तो इन सबके हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं. और वीक बेस है तो मुझे बताइए, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो डोमिनेटिंग नेचर किसका है? स्ट्रॉन्ग वाले का. और वो डोमिनेटिंग नेचर एसिड का है या बेस का है? एसिड का. इसका मतलब जब आप इस पूरे सॉल्यूशन को पानी में, मतलब इस पूरे पाउडर को पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाओगे तो इसका इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से सॉल्यूशन में कौन सा नेचर आ जाएगा? एसिडिक नेचर आएगा. मतलब एलम का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज एलम इज अ डबल सॉल्ट ऑफ SaSb एंड SaWb. स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखेगा. The aqueous solution of alum is
the aqueous solution of alum is acidic in nature. The aqueous solution of alum is acidic in nature because it is a double salt of SASB. SASB का मतलब strong acid strong base, because it is a double salt of SASB and SAWB. It is a double salt of SASB and SAWB. ठीक है ना, इट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ SASB एंड SAWB, ये लिखा हुआ है। तो अपन ने इसके ऊपर बात कर ली कि भैया ये एसिडिक नेचर होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो केस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो एसिड का नेचर डोमिनेटिंग आएगा और वही इफेक्ट आपको सॉल्यूशन में देखने को मिल जाएगा। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। All alums are isomorphous to each other. All alums are isomorphous to each other. देखो अभी हम लोग आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात कर रहे थे, उसी के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन पे हमने बात करा कि अगर किसी भी कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म कैसे चेक करना है, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और साथ ही साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बराबर होना चाहिए। अब ध्यान सुनना, यहां पर M के बदले आप एक बार पोटेशियम रख दो, एक बार सोडियम रख दो। जैसे यहां पर मैंने एक बार पोटेशियम रख दिया और एक बार सोडियम रख दिया, तो ये बन गया Na2SO4 और K2SO4, Na2SO4 और K2SO4। एक बार मैंने इस M के बदले क्या रख दिया, एल्यूमिनियम, और एक बार क्या रख दिया, क्रोमियम, तो ये बन गया Al2SO4 थ्राइस, और क्रोमियम रखने पर क्या बन गया बेटा, Cr2SO4 थ्राइस, और साथ में 24H2 और 24H2 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दो एलम मैंने आपके सामने लिखे, एक का नाम है बेटा पोटेश एलम और एक का नाम है बेटा क्रोम एलम। ध्यान सुनना, हमें पोटेश एलम का नाम और फॉर्मूला याद रखना है ना, ये दूसरा याद होना हो चल जाएगा, वो तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए लिखा रहा हूं, बट ये जरूर याद रखना है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो इन दोनों एलम को, क्या दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है या नहीं है, आपने उसी फॉर्मूले में तो वैल्यू रखी, ये भी M2SO4 है, ये भी M2SO4 है, ये M2SO4 थ्राइस है, ये भी M2SO4 थ्राइस है, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम और दोनों के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम। अगर किन्हीं दो आयनिक कंपाउंड के जनरल फॉर्मूले सेम हो और साथ ही साथ उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम हो, तो इन्हें क्या कहा जाएगा कि ये आपस में क्या है, आइसोमॉर्फस। बेटा जितने भी एलम आप बना रहे होगे उन सब एलम में बस आप यहां पर डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सबका जनरल फॉर्मूला यही होना है और सबके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी यही होने, मतलब सभी के सभी एलम आपस में क्या निकल जाएंगे, आइसोमॉर्फस। अब इसमें एक पॉइंट समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनना, पोटेश एलम का नाम और फॉर्मूला आपको याद रखना है। पोटेश एलम मतलब फिटकरी, डे टू डे लैंग्वेज में फिटकरी है ना, नाई वाई के पास जाते पुराने समय में, आजकल तो ठीक है आफ्टर शेव वगैरह आता है, वरना किसी वो पेड़ के नीचे जो नाई बैठे होते हैं वहां चले गए, या थोड़ा अपन रिमोट एरियाज में चले गए गाँव वाँव की तरफ, तो दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद फिटकरी ली और रगड़ दिया, है ना, क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, इट इज अ डिसइंफेक्टेंट, है ना, पहली बात। दूसरी बात, पोटेश एलम का यूज पुराने समय में या इवन आज भी बरसात के समय पे पानी में इस्तेमाल होता है। मान लो बरसात, अब जैसे आजकल तो आरओ का सिस्टम आ गया, लेकिन पुराने समय में आरओ वगैरह नहीं होता था, तो बरसात में जब पानी आता तो अपन जानते हैं बरसात में पानी के साथ मिट्टी या सेडिमेंट्स भी आ जाते हैं ना, नॉर्मल जो घर में टैप वाटर आता है उसके अंदर। तो क्या करते थे पुराने समय में कि पानी भर देते तो उसमें फिटकरी डाल देते थे, धीरे धीरे जो मिट्टी वो तो नीचे सेटल होने ही है, चाहे आप फिटकरी डालो चाहे नहीं डालो, लेकिन फिटकरी किसकी तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट होता था, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह उसको किल करने के काम में आता था फिटकरी, है ना। तो इस तरह से ये यूजेस है जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। खैर आगे बात करें, इसमें ध्यान सुनना, इसका नाम हम लोगों ने क्या बोला है बेटा, पोटेश एलम, और इसका नाम हम लोगों ने क्या बोला है, क्रोम एलम, है ना। पोटेश एलम बोला और एक को क्या बोला है, क्रोम एलम। बेसिकली एलम के नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। आप देखिए पोटेश एलम लिखा है, मतलब नाम से समझ में आ रहा है पोटेशियम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब ये रहा पोटेशियम, और इसका नाम क्या लिखा है, क्रोम एलम, मतलब इसमें से किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे।
अब आप देखो, अगर कभी भी आपको किसी एलम का नाम देना हो तो आप नाम कैसे देंगे? आप मोनोवैलेंट के हिसाब से नाम देंगे या ट्राईवैलेंट के हिसाब से नाम देंगे, ये हमको समझना है। क्योंकि इधर देखने पर तो लग रहा है कि मोनोवैलेंट के हिसाब से नाम दिया है, और इधर देखने पे लग रहा है कि ट्राईवैलेंट के हिसाब से नाम दिया है ना। पोटेश एलम खैर एक ही काम आएगा, लेकिन फिर भी मान लो कोई नया एलम आ गया और आपको बोला जाए कि इसका नाम बता दो, तो अब हमारे सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई इसका नाम मोनोवैलेंट के हिसाब से दें या इसका नाम ट्राईवैलेंट के हिसाब से दें। ध्यान से सुनिएगा, एलम का नॉमेनक्लेचर ट्राईवैलेंट से चलता है। किससे चलता है? ट्राईवैलेंट। मतलब हमेशा कोई भी एलम आए आपको ट्राईवैलेंट को देखकर नाम देना है। क्रोम एलम, अच्छा अगर इस ट्राईवैलेंट को देखकर नाम देते तो बताओ नाम क्या बनता? एलम एलम। समझ पा रहे थोड़ा सा? क्रोम एलम, एलम एलम। वो एलम एलम पढ़ने में सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अच्छा नहीं लगता। तो जब भी ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम हो तब आप मोनोवैलेंट के हिसाब से नाम देंगे। अदरवाइज अगर ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम के अलावा और कोई भी ट्राईवैलेंट आता है तो नाम हमेशा ट्राईवैलेंट के हिसाब से दिया जाता है। ये एक बेसिक पॉइंट आपको बता दिया, नोट करने से आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना। अब ये सब लिखने के बाद एलम के ऊपर कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता था कि कौन एलम का फॉर्मेशन नहीं करेगा? तो लिथियम। एलम में एक मेटल के साथ कितने वाटर जुड़े होते हैं? तो 6। एलम का एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा? तो एसिडिक होगा। ये सिंगल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, क्या है? तो डबल सॉल्ट है। इस तरह की चीजें तो हमने लिख ली, बट इस पे और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें तो क्या पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। आपसे इनके रेशो के ऊपर क्वेश्चन बना सकता है ना, मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन बना सकता है रेशो पे। जैसे रेशो कहने का मतलब क्या है? अब देखिए, अगर इसमें हम मोनोवैलेंट कैटायन के बारे में बात करें और इसमें हम ट्राईवैलेंट कैटायन के बारे में बात करें, तो बताइए कितने मोनोवैलेंट कैटायन है इसके अंदर? दो। दो एम प्लस है ना। और इसमें कितने ट्राईवैलेंट कैटायन है बेटा? दो। अच्छा, अगर मैं एनायंस की बात करूं तो बताइए टोटल एनायंस इसमें, एक सल्फेट तो यहां पर है और 3 सल्फेट यहां पर है, तो टोटल सल्फेट कितने हो गए? 4। तो 4 इसमें एनायन है, टोटल की बारे में बात कर रहा हूं ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर पे पूछ सकता है, तो मुझे बताइए यहां पर वाटर मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं? 24, है ना। तो आपसे इनमें से किसी का भी रेशो पूछा जा सकता है। जैसे पूछेगा कि एलम के अंदर या पोटेश एलम के अंदर या क्रोम एलम के अंदर, कोई भी एलम दे दे, एलम के अंदर मोनोवैलेंट कैटायन और ट्राईवैलेंट कैटायन का रेशो कितना होता है? तो रेशो इज 2:2 या फिर 1:1। पूछेगा एलम के अंदर ट्राईवैलेंट कैटायन का टोटल एनायन के साथ रेशो बता दीजिए, तो 2:4 या फिर 1:2। एलम के अंदर टोटल कैटायंस का टोटल एनायंस के साथ रेशियो बता दीजिए, तो 4:4 या फिर 1:1। एलम के अंदर मोनोवैलेंट कैटायन का वाटर के साथ रेशियो बता दीजिए, तो 2:24 मतलब 1:12। सल्फेट आयंस का वाटर के साथ रेशियो बता दीजिए, तो 4:24 या फिर 1:6। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। सारे लिखा नहीं सकते, एक दो क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं, बट ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इसी पे बनेगा क्वेश्चन जो भी बनेगा ना। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। determine the ratio of monovalent cations determine the ratio of monovalent cations with total water molecules in alum. Total water molecules in alum. ऑप्शन बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन 1:6, दूसरा ऑप्शन 1:12, तीसरा ऑप्शन 6:1, चौथा ऑप्शन 1:2। करेक्ट आंसर इज सेकंड, 1:12। मोनोवेलेंट कैटायन दो ही है बेटा और टोटल वाटर मॉलिक्यूल 24 है,
तो रेशो हो जाएगा 2:24 या फिर 1:12। वैसा कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, पर अब हर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पैटर्न यही रहेगा। तो इन कंडीशन को आप लिख ले, मोनोवेलेंट केटायन 2 है, ट्राइवेलेंट केटायन 2 है, सल्फेट आयन 4 है और वाटर मॉलिक्यूल 24 है। और इस मोनो और ट्राई को मिला के टोटल केटायन के नाम से भी पूछ सकता है। चलिए, तो यहां पर आके आइसोमॉर्फिज्म का जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। और आइसोमॉर्फिज्म में हमने 2 केस देख लिए, जहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते उनको कैसे चेक करना है। तो टोटल आयन, टोटल केटायन के इलेक्ट्रॉन, टोटल एनायन के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। दूसरा, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उन केसेस में 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे हमने डिस्कशन करा, पहला विट्रियोल, दूसरा एलम। और इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि जनरल फॉर्मूला सेम हो, साथ ही साथ नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम होना चाहिए। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हेडिंग डालिएगा सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी। कल हम लोगों ने लैटिस एनर्जी पे डिस्कशन किया था, ठीक है ना। और लैटिस एनर्जी पर जब डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बोला था कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की कहानी क्या होगी, सेम। अब हाइड्रेशन एनर्जी पर चलने से पहले हमें जिस एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना होता है वो एनर्जी कौन सी होती है बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी। अब आइए सॉल्वेशन एनर्जी को समझते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी है क्या। पहली बात, जब आप कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अब हम सॉल्वेशन एनर्जी के बाद हाइड्रेशन पढ़ेंगे, हाइड्रेशन इसका एक सब पार्ट है। तो देखो, जब भी आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो ध्यान सुनिएगा, आपके पास कोई सॉल्यूट होगा, आपके पास कोई सॉल्वेंट होगा। जनरली सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होता है और जनरली सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होता है, पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, फेस पे डिपेंड करता है। बट ठीक है, अपन अभी इतने से काम चल जाएगा अपना। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। जब भी आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। अब वो इंटरेक्शन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं तो हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, वीक फोर्सेस। वहां पर हम पढ़ेंगे वो इंटरेक्शन आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, वो आयन इंड्यूस डाइपोल हो सकता है, वो डाइपोल डाइपोल हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकता है, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकता है। मतलब जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ 5 तरह होते हैं, उन 5 में से कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर लग रहा होता है। और वो निर्भर इस बात पे करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, इन चीजों पे निर्भर करेगा, ठीक है। खैर, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालना, दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कहने का मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लगता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और बेटा एक बात बताओ, जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जब इसको इसमें मिलाया तो सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे इसके अंदर गए ना तो सॉल्वेंट उसको घेरता है, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है जनरली। तो जब ये इसको घेरेगा तो बेसिकली इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन लगता है और उस अट्रैक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और बेटा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने पर उनके बीच के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी। अब अगर ये तो एक जनरल टर्म हो गया सॉल्वेशन एनर्जी, किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डालिए, दोनों के अट्रैक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, सॉल्वेशन एनर्जी। लेकिन क्या सॉल्वेंट के फॉर्म में यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है कि नहीं होता, होता है। तो जनरली जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट की बात करते हैं तो एक नाम दिया जाता है सॉल्वेशन एनर्जी, जो कि एक कॉमन टर्म है। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट फिक्स करके वाटर कर दिया तो अभी भी इनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला तो सॉल्वेशन एनर्जी जाएगा, मेन तो सॉल्वेशन एनर्जी है, लेकिन उस टाइप की एनर्जी को, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेशन एनर्जी को एक पर्टिकुलर टर्म दे दी गई है और वो नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों सेम ही, ठीक है ना। आइए पहले सॉल्वेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोलता हूं, लिखिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when 1 mole, the amount of energy released when 1 mole of any solute, 1 mole of any solute is dissolved in any solvent. The amount of energy released when 1 mole of any solute is dissolved in any solvent. जब 1 मोल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, फुल स्टॉप। सॉल्वेशन एनर्जी के बाद
हमें जिस एनर्जी के बारे में मेनली बात करना है तो उस पे आ जाते हैं, उसके टर्म लिख लेते हैं, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हाइड्रेशन एनर्जी, लिखिएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when 1 mole of any solute, the amount of energy released when 1 mole of any solute is dissolved in water, the amount of energy released when 1 mole of any solute is dissolved in water। जब हम जनरली किसी सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो नाम सॉल्वेशन एनर्जी हो जाएगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर ले लिया तो उसी सॉल्वेशन एनर्जी को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया और वो नाम क्या है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। अब आगे सुनिएगा, कल मैंने आपको बोला था कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की कहानी सेम होती है ना, मतलब फैक्टर सेम होंगे, ऑर्डर सेम होंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखी, लेकिन अब इसके फैक्टर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो सब हेडिंग डालिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, और वही फैक्टर्स आएंगे जो कल हमने लैटिस में देखा था, एक तो है चार्ज और दूसरा है साइज। तो पहला फैक्टर आ जाएगा चार्ज ऑफ आयंस, और कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से आपको बताया था कि बेटा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वही बात यहां लिखेंगे हम लोग। तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जिसको आप इन शॉर्ट हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस बोल सकते हैं। और दूसरा रेडियस या साइज के बारे में बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस तो फैक्टर वही है जो हमने कल लैटिस एनर्जी में पढ़ा था, याद करिए मैंने बोला था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वही फैक्टर लैटिस का था और वही फैक्टर किसका बेटा, हाइड्रेशन का। लेकिन एक बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आप लैटिस और हाइड्रेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं तो चार्ज की कहानी तो बिल्कुल वैसी है जैसी कल हमने देखी थी, लेकिन रेडियस का जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो कल के मुकाबले हल्का सा अलग है। हालांकि मीनिंग वही निकल के आएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग है। रिप्रेजेंटेशन कैसे अलग है? लैटिस एनर्जी में हम लोगों ने जो लिखा था कल वो ऐसा था, 1 अपॉन कंबाइंड रेडियस का रेसिप्रोकल लिया था, मैंने ऐसा लिखा था, है ना। ये लैटिस एनर्जी में ऐसा लिखा था और हाइड्रेशन एनर्जी में ऐसा लिखा है। दोनों का मीनिंग यही निकलता है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन एक बात बताइए, इसको जब आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, मान लो r प्लस की वैल्यू 3 है और मान लो r माइनस की वैल्यू 2 है, तो लैटिस एनर्जी के हिसाब से ये हो जाएगा 1/5। लेकिन जब आप हाइड्रेशन एनर्जी निकालोगे तो 1/3 प्लस 1/2, आप एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आंसर 5/6। इसका मतलब है कि देखने में दोनों सेम है, लेकिन क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग आएगी? अलग अलग आएगी। तो लैटिस और हाइड्रेशन का ऑर्डर सेम बनता है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो मैंने आपको कोई दो कंपाउंड दिया, एक कंपाउंड दिया ए बी और एक कंपाउंड दिया सी डी, ध्यान सुनना है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझते चलिए। अभी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं, अगर मान लो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, चार्ज या साइज जैसा भी अपन ने देखा, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा ही होगी, ऑर्डर सेम आएगा, लेकिन वैल्यू में चेंज हो सकता है। मान लो इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू 200 है, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू 50 हो और इसकी वैल्यू 500 हो। तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग होगा, और इसी मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा सॉल्यूबल है और कौन
कम सॉल्यूबल है, क्योंकि लैटिस और हाइड्रेशन मिलकर डिसाइड करेगा सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। खैर, अभी तो ये दो फैक्टर्स पे हम लोगों ने बात करी। आइए इसमें एक और फैक्टर हमको समझना है जिसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन यहां पर यूज में आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो बेसिकली किसी मीडियम के बारे में बात होती है। जनरली मीडियम कहने का मतलब क्या है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे, इसका अभी एक तीसरा फैक्टर आएगा, बट वो फैक्टर समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं जो कि लिखना है हमें, पर पहले ये लिखेंगे फिर इस पे आएंगे, पर समझा पहले देता हूं ताकि समझ में आ जाए चीजें। एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब सॉल्युबिलिटी किस तरह से चलती है उसके ऊपर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ध्यान सुनना, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट हमने मान लिया MX टाइप का सॉल्यूट ले लिया, मतलब ये हमारा सॉल्यूट आयनिक सॉल्यूट मान लिया अपन ने, NaCl टाइप का सॉल्यूट मान लिया, आयनिक सॉल्यूट मान लिया। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो हमने माना है वो सॉल्वेंट हम किसको मान के चलेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। एक बात बताइए, वाटर का स्ट्रक्चर वी शेप होता है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं तो पता है, पर इतना तो मेरे हिसाब से अगर 12वीं पढ़ रखी है तो आना चाहिए ना, मतलब किसी भी स्तर पे पढ़ी हो 12वीं, ये आना चाहिए। आइए, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है ईएन डिफरेंस की वजह से, और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर या पोलर, पोलर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये बेसिक टर्म है। यहां पर इस स्ट्रक्चर को हम बार बार ऐसे H2O को दिखाएंगे नहीं, हम इसको ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में दिखा देंगे। ये वी शेप है। ये वी शेप इससे कंपेयर करिए, ये ऊपर वाला जो क्लोज्ड एंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को, और नीचे वाले जो ओपन एंड है वो किसको दिखा रहा है, हाइड्रोजन। अब बाद में अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाने के बाद कोई बाहर आया कि सर ये आपने बार बार ट्राइंगल क्या बनाया है, तो उसको उठा के ऐसे फेंक दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ट्राइंगल इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज है और ये वाले एंड पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब सुनिएगा, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो आप सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करते हो, सॉल्वेंट में। तो अपन ने सॉल्यूट उठाया और सॉल्वेंट में डाला। सॉल्यूट हम कितना ले रहे हैं, 1 मोल। हमने लैटिस एनर्जी भी याद करिए 1 मोल के लिए डिफाइन करा था कल, इंपेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट रेशियो भी 1 मोल के लिए डिफाइन करा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी 1 मोल के लिए डिफाइन होगी। जो भी डेफिनेशन आएगी वो 1 मोल स्टैंडर्ड के लिए आती है। 1 मोल सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला। अब देखें यहां पर कहानी क्या होती है। जो सॉल्यूट आपने डाला वो सॉल्यूट कौन सा है, MX, ये वाला सॉल्यूट है, NaCl अज्यूम करके चले। इस कैटायन और एनायन के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, वो है या नहीं है बेटा, है। कल हमने एक एनर्जी पढ़ी थी जिसका नाम था लैटिस एनर्जी। अब दोनों का खेल आएगा, लैटिस और हाइड्रेशन का, सुनते चलिएगा। ये एक आयनिक कंपाउंड है, और याद करिए जब गैसियस M+ और X- ने अट्रैक्शन करके 1 मोल MX सॉलिड बनाया था, so the amount of energy released when 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ion, that energy is known as lattice energy। और बेटा यहां से यहां आते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, क्या इसको तोड़कर अलग अलग करने के लिए उतनी ही एनर्जी वापस देनी पड़ेगी, हाँ। मतलब ये जो अट्रैक्शन है, ये बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी इसको दोगे तो ये बॉन्ड टूट भी जाएगा। मान लो इस MX के लिए जो लैटिस एनर्जी है हमने अज्यूम कर लिया वो कितना है, 500 यूनिट्स। ये मान लिया अपन ने कि भैया इसको अगर इनके अट्रैक्शन को तोड़ना है तो 500 यूनिट एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। अब सुनिए, जैसे ही आपने इस MX को पानी में डाला तो वाटर पोलर है और ये आयन है, तो बेटा ये भी पोलर वो भी पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कहानी आने लग जाएगी। तो बेटा पानी क्या करेगा, पानी जाके इसको घेरेगा, क्योंकि मैंने बोला था हर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है उसे बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, आयन डाइपोल। सुनते रहिए, अभी ये सब पढ़ना है आपको आगे जाके। तो किसी भी आयन के आसपास अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा होगा उसको बोलेंगे आयन डाइपोल। जैसे ये पानी में गया, पानी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना,
इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। तो इसके पास जब वाटर अट्रैक्ट होगा तो वाटर का पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट होना चाहेगा या नेगेटिव एंड अट्रैक्ट? नेगेटिव, क्योंकि प्लस की तरफ माइनस जाएगा। पर वाटर के मॉलिक्यूल कम है या खूब सारे? खूब सारे, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी जनरली ज्यादा, और इसको आपने 1 मोल ही मिला है, तो इसको एक्सेस में मान के चलिएगा। तो क्या होगा कि इस M प्लस के आजू बाजू में कई सारे वाटर मॉलिक्यूल घेरा बना लेंगे। पर वाटर मॉलिक्यूल का जो एंड जा रहा है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्लोज्ड वाला एंड इसकी तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव वाला एंड इसको आसपास जाके घेरेगा। और इस घेरने का कारण क्या होगा कि इस आयन और इस पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा बेटा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब इनके बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन हुआ, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इस अट्रैक्शन से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। बस अभी इतना लिख दिया कि यहां कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। अगेन सुनिए, जैसे ये mx पानी में गया तो m के पास भी वाटर मॉलिक्यूल घेरने गए, सिमिलरली x माइनस के पास भी वाटर मॉलिक्यूल घेरने जाएंगे। पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इसकी तरफ जब वाटर जाएगा तो कौन से एंड से जाएगा? पॉजिटिव। तो वाटर जब इसकी तरफ पॉजिटिव एंड से जाएगा तो इसके आसपास जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि ये जो ओपन वाले एंड है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट करने का मतलब है इसको पॉजिटिव चार्ज ने घेर लिया। ये जरूरी नहीं है कि यहां 4 है तो वहां भी 4 होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं, वो सब चीजों पे निर्भर करेगा, आगे पढ़ेंगे आप। पर हाँ, इसको घेरा। बताइए, यहां ये आयन है, ये पोलर है, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा अगेन वो कौन सा होगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहां पर भी एक अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके और वाटर के इंटरेक्शन से भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इसके और वाटर के इंटरेक्शन से भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस टोटल रिलीज्ड एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, दोनों पार्टिकल के इंटरेक्शन से जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है, उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। अब बात ये आती है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई तो कहां गई? तो ये हाइड्रेशन एनर्जी कहीं जाता नहीं है, ये हाइड्रेशन एनर्जी घूम फिर के इस अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज या ब्रेक करने के काम में आता है। और मुझे बताइए कि इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी, उसको कितना बोला था हमने? 500 यूनिट। उसको क्या बोला गया था? लैटिस एनर्जी। अब मान लो यहां से जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई, वो टोटल एनर्जी मान लीजिए 200 यूनिट ही रिलीज हुई। तो मुझे बताइए, अगर 200 यूनिट एनर्जी रिलीज हुई और इसको तोड़ने के लिए कितनी यूनिट चाहिए? 500। तो क्या ये अट्रैक्शन टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। और अगर ये अट्रैक्शन नहीं टूट पाया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका लैटिस नहीं टूटा। अगर सॉल्यूशन में जाते ही ये लैटिस टूट जाता तो सॉल्यूबल हो जाता, लेकिन अगर पानी में जाके ये लैटिस नहीं टूटा तो कंपाउंड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। इसका मतलब अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी जाके लैटिस को तोड़ नहीं पाएगा, और अगर लैटिस को तोड़ नहीं पाएगा तो बताओ कंपाउंड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। तो यहां पर एक कंडीशन हमारे सामने आएगी, वो कंडीशन ये आएगी कि भैया अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में से लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई तो लैटिस नहीं टूट पाएगा, क्योंकि तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई। इस कंडीशन में कंपाउंड या सॉल्ट क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनिए, मान लीजिए यहां पर अट्रैक्शन से जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी 200 के बजाय मान लीजिए 600 होती है। तो मुझे बताइए, यहां से 600 यूनिट एनर्जी रिलीज हुई, या 500 या 500 से ऊपर 500, 1 2 कुछ भी होता, 500 भी होता तो भी टूट जाता, 600 हुआ, तो मुझे बताइए क्या ये लैटिस जाके टूट जाएगा? हाँ। और लैटिस अगर टूट गया सॉल्यूशन में जाके, इसका मतलब सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। इसका मतलब ये आया कि अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में से हाइड्रेशन ज्यादा हो, या इवन जितनी एनर्जी लैटिस को चाहिए उतनी भी हो, तो लैटिस टूटेगा, और लैटिस टूटेगा तो सॉल्ट जाकर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। इससे एक रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है, वो रिलेशन ये है कि बेटा सॉल्युबिलिटी
will be directly proportional to hydration energy and inversely proportional to lattice energy. जरा ऊपर के दोनों रिलेशन देखिए और तीसरा देखिए, सोचने की कोशिश करिए क्या लिखा गया है. सही बात है, समझ में आ रहा है भाई क्या लिखा गया है? हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबल होगा. हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा. लैटिस अगर ज्यादा होगा, लैटिस अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ये बात लिखी गई है ना. अब इधर ध्यान सुनिएगा, यहां पर ये सॉल्वेंसी का मैकेनिज्म आया. ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है वो हमने समझा डिटेल में. अब सुनिए, यहां पर मैं बोल रहा था एक तीसरा फैक्टर आता है, और वो तीसरा फैक्टर कौन सा आता है? डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के बारे में मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, ये मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा. ध्यान से सुनना, डाइलेक्ट्रिक का जब हम फॉर्मूला देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के साथ, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बस ये समझाने के लिए लिख दे रहा हूं. तो ये फॉर्मूला होता है 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर. मुझे बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक डायरेक्ट है या इनवर्स है? डायरेक्ट है. देखने में इनवर्स दिखेगा, डायरेक्ट है. अरे डायरेक्ट है भाई, थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए. या एक बार 2 रख लो, एक बार 5 रख लो, देख लो कब ज्यादा आ रहा है. जब ये 2 रखोगे तो ये कम आएगा, जब ये 5 रखोगे तो ज्यादा आएगा, है ना. या फिर एलसीएम ले लो तो एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा ना. तो यहां पर ध्यान सुनना, अगर एप्सिलॉन आर ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है. अच्छा मुझे बताओ, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी. इसका मतलब अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा. अब हाइड्रेशन एनर्जी को थोड़ी देर के लिए बीच में से हटा दीजिए, क्या एप्सिलॉन आर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? यस. इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, डाइलेक्ट्रिक क्या बताता है. डाइलेक्ट्रिक जो वैल्यू होती है ना, वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जब आप किसी आयनिक कंपाउंड या किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक हमेशा सॉल्वेंट का निकलेगा, मीडियम का, है ना. तो अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट के पास इनके अट्रैक्शन को वीक करने का पावर ज्यादा है. यह बताता है, डाइलेक्ट्रिक बताता है द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज द चार्ज और टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन. कैसे होगा? ध्यान से सुनना. जब आप पानी, मान लो सॉल्वेंट पानी है, तो पानी में जब आपने इस mx को डाला तो पानी का वो पावर, पानी की वो कैपेसिटी, किसी मीडियम की वो कैपेसिटी जिससे वो कैटायन और एनायन के बीच के इंटरेक्शन को वीक कर सके, ब्रेक कर सके, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक. जितना ज्यादा वो वैल्यू होगा, वीक करने का पावर उतना ज्यादा होगा. जितनी आसानी से ये वीक हो जाएगा उतनी आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी. ब्रेक कैसे करेगा? वाटर के ऊपर कैसा चार्ज था? पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव? इस एंड पे पार्शियल नेगेटिव और इस एंड पे पार्शियल पॉजिटिव. ये चार्ज कंप्लीट है या पार्शियल है? पार्शियल. अब देखो कैसे वीक करता है, उस कहानी को समझना है. इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव है, तो कंप्लीट पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मुझे ढेर सारे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी. तो होता क्या है कि जो आयन होता है उसके आसपास जब कोई पोलर मॉलिक्यूल जाता है तो उस पोलर मॉलिक्यूल के कई सारे पार्शियल नेगेटिव मिलकर इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. जब ये न्यूट्रलाइज हुआ, इसी तरीके से इस नेगेटिव को कई सारे पॉजिटिव चार्ज आके न्यूट्रलाइज कर देते हैं. जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हुआ, और जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हुआ, अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो प्लस और माइनस का था. ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया. इसका मतलब है दोनों के बीच का अट्रैक्शन टूट जाएगा और पानी में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. तो किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जिससे वो कैटायन और एनायन के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करके उनके अट्रैक्शन को वीक कर देता है, उसे क्या बोला जाता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक. ये लिख लें, डाइलेक्ट्रिक की जो बात लिखी हुई है, डेफिनेशन बोल दे रहा हूं डाइलेक्ट्रिक की, वो भी लिख लेना. पहले ये रिलेशन लिख लो, फिर इस पे और कुछ चर्चाएं हो करेंगे आगे. डेफिनेशन बोल दे रहा हूं डाइलेक्ट्रिक की, लिख लीजिएगा. द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट
टू वीकन डाउन, वीक करना है ना, टू वीकन डाउन द अट्रैक्शन बिटवीन, वीकन डाउन द अट्रैक्शन बिटवीन cation and anion, weaken down the attraction between cation and anion by neutralizing their charges, by neutralizing their charges. केटायन और एनायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह से ना। अब इसमें ध्यान सुनना, डाइलेक्ट्रिक में कुछ बातें अभी हमको लिखना बाकी है ना, तो इसके लिए आप थोड़ी बहुत 5-6 लाइन छोड़ देना, उसमें हम लोग कुछ लिखेंगे, बट अभी ऑलरेडी ये लिखा हुआ इतना सारा, तो इसको आप लिख लो पहले, वरना क्या है कि इसके लिए समय नहीं बचेगा। वो नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना कि डाइलेक्ट्रिक पे अभी कुछ चर्चाएं करनी बाकी है, और आप इस पॉइंट को, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी को 5-6 लाइन छोड़ के लिख लीजिए पहले। क्या बेटा? डायरेक्ट डायग्राम भी बना ले, समझना, तेरी मर्जी, कुछ भी मत लिख तो भी क्या फर्क पड़ रहा है।